गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो इसमें सबसे पहले नया सब्जेक्ट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। मैंने आपसे कल सजेशन भी मांगी थी जिसमें आपने सबने डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर को फर्स्ट प्रायोरिटी दी थी। आरसीसी तो आपका चल ही रहा है, स्टील भी चल रहा है, और मतलब स्टील अब मैं आज स्टार्ट करा ही रहा हूँ आपका, और आपकी सॉइल भी स्टार्ट हो जाएगी। तो 3 सब्जेक्ट लेकर पैरेलल में चलते रहेंगे, इससे आप कंटिन्यूसली देखते रहोगे, टॉपिक से जुड़े रहोगे, और एक साथ ही 3 चीज़ें कवर करोगे एक साथ, ये फ़ायदा हो जाएगा। अब स्टील स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टील स्ट्रक्चर। देखिए टाइम टेकन तो ज़्यादा नहीं है, टाइम कम लगेगा टॉपिक को ख़त्म करने के लिए, लेकिन मेन चीज़ ये है कि यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है जो स्टील स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। अब स्टील स्ट्रक्चर को समझना क्यों ज़रूरी है वो चीज़ आप समझोगे कि क्यों इसकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जो भी टॉपिक मैं पढ़ाता जाऊँगा वो जो भी है सिस्टमेटिक वे में कराता जाऊँगा, और जो भी इंट्रोडक्शन वगैरह होगा इसका, उसमें बहुत ध्यान से आपको समझना है। एक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सारी चीज़ें आगे रिपीट होती हैं, तो बिल्कुल भी हर पॉइंट को आपको ध्यान से देखना है। स्टील स्ट्रक्चर में भी वेटेज जो रहती है, देखिए बात अगर मैं बताऊं तो मेंस के लिए वेटेज अच्छी है, प्री के लिए एसएससी की अगर बात करूं तो प्री में कम वेटेज है, लेकिन मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात यह है कि आपको पता है कि 2 टर्म में पेपर है, तो प्री निकालने के बावजूद भी अगर आप ऐसा नहीं हो सकता कि बाद में मेंस की तैयारी करोगे। तैयारी जो भी होती है प्रिपरेशन वो एक साथ होती है, चाहे मेंस हो या प्री हो, एक बार में तैयारी होती है पूरी। और इतना भी जल्दी आप मेंस को क्लियर नहीं कर सकते, एग्जाम को क्वालिफाइड नहीं कर सकते यदि आपने पहले से ही जो भी आपके जो क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव के साथ अगर आपने कन्वेंशनल क्वेश्चन को पुट नहीं किया। और बहुत ज़रूरी है करना कन्वेंशनल क्वेश्चंस भी, तो सारी चीज़ें इसमें एक साथ कवर होंगी हमारे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर जो हमारा टॉपिक रहेगा, वो आज हमारा जो स्टार्ट हो रहा है सब्जेक्ट वो क्या है, डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। कहीं पे कोई डाउट नहीं आएगा, अगर कोई डाउट भी आता है तो कल मैं आपकी लाइव क्लास लूँगा यूट्यूब पर आधे घंटे से 1 घंटे के बीच में, तो उसमें आप कमेंट कर सकते हो मुझे, ठीक है ना, और मैं आपको बताता रहूँगा कमेंट के बाद में जो चीज़ें कहीं पे दिक्कत अगर आती है। तो डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर ये हमारा सब्जेक्ट रहेगा। स्टील स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। चलिए सबसे पहले बात करूँ सिलेबस की, तो सिलेबस में हमारा इसमें क्या क्या हम कवर करेंगे वो आपको मैं बता देता हूँ। जो इसकी बात करूँ सिलेबस की, तो सिलेबस में अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो हम कवर करेंगे, देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो इंट्रोडक्शन के बारे में मैं आपको बताऊँगा। इंट्रोडक्शन दूसरा इंट्रोडक्शन ख़त्म होने के बाद में बात करेंगे, शुरुआत जो करेंगे वो करेंगे कनेक्शन से। कनेक्शन पढ़ेंगे, कनेक्शन में रिवेट वगैरह हो गए, बोल्टेड हो गए, वेल्डिंग कनेक्शन वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ें, ठीक है। थर्ड बात अगर मैं करूँ तो फिर टेंशन मेंबर। फोर्थ कंप्रेशन मेंबर, टेंशन मेंबर बात कर लेंगे, कंप्रेशन मेंबर। फिफ्थ बीम हमारा आ जाएगा, बीम। प्लेट गर्डर्स आ जाएगा, प्लेट गर्डर्स। और लास्ट टॉपिक जो है वो बता दूंगा मैं आपको, प्लास्टिक एनालिसिस। ये टॉपिक जो हैं सारे टॉपिक को कवर कर लेंगे, अच्छी तरीके से समझ लेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में समझेंगे, एक एक करके सबको समझते जाएंगे, कहीं आपको कोई डाउट नहीं आने वाला है, मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ, बस आपको अच्छे से चलना है समझते हुए, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारा जो रेफरेंस रहेगा, जनरल रेफरेंस जो रहेगा जो हम लेंगे, तो मेनली अगर मैं बात करूँ तो हमारा जो रेफरेंसिंग पॉइंट है जिससे हम रेफरेंस लेंगे, जनरल रेफरेंस, इसमें हमारा फर्स्ट जो रहेगा वो IS 800 इंडियन स्टैंडर्ड कोड 800 2007, जो कोड है किसका, कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर यूज़ ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील इन जनरल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। ये ध्यान रखना, जनरल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो जनरली हम यूज़ कर रहे हैं उसके लिए जनरल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ठीक है। IS 800 हम यूज़ करेंगे उसके लिए, जो रेफरेंस हमने लिया हुआ है। और एक हम बात करेंगे तो IS हैंडबुक नंबर 1, जिसको हम SP6 स्पेशल पब्लिकेशन 6 भी बोलते हैं। IS हैंडबुक 1 ये क्या बताता है हमें, जो आपने देखो स्टील टेबल के बारे में आप जानते हो, वही चीज़ है। ये क्या बताती है हमें, प्रॉपर्टीज़ ऑफ
स्ट्रक्चरल स्टील रोल्ड सेक्शन इसके बारे में बताएगा। तो बेसिक जो रेफरेंस है वो हमने यहाँ पे लिया हुआ है, और बीच में किसी भी रेफरेंस का यूज़ होता है तो वहाँ पर आपको मेंशन कर दिया जाएगा। तो जो भी स्टील रोल्ड सेक्शन होता है उसकी पूरी प्रॉपर्टीज़ आपने देखा होगा हैंडबुक के अंदर गिवन होती है, सारी चीज़ें उसके बारे में बता होती हैं, उसका क्रॉस सेक्शन, उसका वेट पर यूनिट लेंथ के हिसाब से, उसके रेडियस ऑफ जायरेशन वगैरह, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सारी चीज़ें उसको गिवन होती हैं, हर एक प्रॉपर्टी के बारे में बता होता है। तो ये हैंडबुक नंबर 1 आपकी IAS हैंडबुक नंबर 1 SP6 भी हम बोलते हैं इसको, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट रहेगा। IAS 800 आपका है, आपको पता ही है ऑलरेडी इसके बारे में। चलिए, तो ये हमारा रेफरेंस हो गया और सिलेबस हो गया। अब बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन से। तो हमारा टॉपिक जो रहेगा वो चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन सबसे पहले समझते हैं इंट्रोडक्शन को। इंट्रोडक्शन देखिए, इंट्रोडक्शन, चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। इंट्रोडक्शन में अब स्टील स्ट्रक्चर है क्या चीज़, वो चीज़ यहाँ पर इंट्रोडक्शन में आएगी। स्टील स्ट्रक्चर is an assemblage of a group of members या एलिमेंट ही बोल सकते हैं, एलिमेंट्स, ग्रुप ऑफ मेंबर्स और एलिमेंट्स required to sustain their share of loading, share of applied forces भी बोल सकते हैं, या फिर share of applied forces and to transfer them मतलब जो फोर्सेस हैं, ट्रांसफर them safely to the ground। देखिए मतलब क्या है इसका, समझते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में मेन पॉइंट है कि स्टील स्ट्रक्चर है क्या चीज। देखिए, स्टील स्ट्रक्चर एक्चुअली इट इज द ग्रुप ऑफ अ मेंबर्स मतलब एलिमेंट्स, जो भी हम बीम लेंगे, कॉलम लेंगे, जो भी स्टील के बीम या कॉलम होंगे, या जो भी ट्रस मेंबर्स होंगी, टेंशन मेंबर, कंप्रेशन मेंबर भी बोल सकते हैं उनको, तो उन सबका एक ग्रुप है। अब वो ग्रुप जो है उसका काम क्या है, जो भी अप्लाइड फोर्सेस हैं, जो भी स्ट्रक्चर के ऊपर आ रहे हैं, एक दूसरे को शेयर करना लोड को, और उनको सेफली ट्रांसफर करना ग्राउंड के ऊपर। भाई फाइनली लोड हमारा कहां ट्रांसफर हो रहा है, सुपर स्ट्रक्चर टू सब स्ट्रक्चर, और अर्थ पे ट्रांसफर हो जाता है। फाइनली लोड तो हमारा अर्थ पे ही आना है, उसे सेफली ट्रांसफर करना। और दूसरा, जो भी शेयर ऑफ अप्लाइड फोर्सेस हैं जो रिक्वायर्ड है, वो सब शेयर कर लेते हैं आपस में, जो भी सस्टेन लोडिंग है। तो एक्चुअली ये जो स्टील स्ट्रक्चर है ये इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है हमारी बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपने देखा होगा कई स्ट्रक्चर हमारे स्टील स्ट्रक्चर होते हैं, प्योर स्टील स्ट्रक्चर जो हम यूज़ करते हैं, बट नो डाउट ये कॉस्टली स्ट्रक्चर होते हैं। दूसरी बात, स्पेस कम चाहिए, स्ट्रेंथ ज़्यादा दे देंगे आपको। जो स्पेस का मतलब जो हम मेंबर्स लगाएंगे उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा, लेकिन स्ट्रेंथ हमें ज़्यादा मिलेगी। ये इसका फ़ायदा होता है, जो कि हम आगे देख लेंगे, एडवांटेज डिसएडवांटेज में समझ लेंगे। तो ये इसका जो डेफिनेशन है, जो यहाँ पर एक पॉइंट लिखवा है, इसका एक मतलब है यहाँ पर। तो क्या लिखवाया था मैंने, स्टील स्ट्रक्चर इज एन असेंबलेज मतलब समझते हो कि आपस में क्या कर रहेगा, उसको असेंबल कर रहेगा, भाई ज्वाइंट कर रहेगा है। स्टील स्ट्रक्चर इज एन असेंबल ऑफ अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स, जो ग्रुप ऑफ मेंबर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, रिक्वायर्ड टू सस्टेन देयर शेयर ऑफ अप्लाइड फोर्सेज। और उनका काम क्या है, रिक्वायर्ड टू सस्टेन देयर शेयर ऑफ अप्लाइड फोर्सेज। जो भी अप्लाइड फोर्सेज आ रहा है उसको सस्टेन कर रहा है, उसको मेंटेन करके रख रहा है लोडिंग को, एंड टू ट्रांसफर देम सेफली टू द ग्राउंड, और उसको सेफली ट्रांसफर कर रहा है ग्राउंड के ऊपर। इस पॉइंट का ये मतलब है जो बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर नेक्स्ट पॉइंट देखें तो नेक्स्ट पॉइंट अगर हम समझते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट, डिपेंडिंग ऑन द orientation of the member in the structure and its structural use, the member is subjected to
is subjected to forces either axial, comma bending, comma torsion, or a combination thereof. क्या कह रहा है? नेक्स्ट पॉइंट, सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, समझते हुए चलना चीजें, तभी आप इंटरलिंक कर पाओगे. डिपेंडिंग अपॉन द ओरिएंटेशन ऑफ द मेंबर इन द स्ट्रक्चर एंड इट्स स्ट्रक्चरल यूज. एक तो ओरिएंटेशन मतलब वर्टिकल है, इंक्लाइंड है या हॉरिजॉन्टल है, उसका ये मतलब है. और उसका क्या स्ट्रक्चरल यूज है, और क्या उसका स्ट्रक्चरल यूज है, क्या स्ट्रक्चरल यूज है. द मेंबर इज सब्जेक्टेड टू फोर्सेस. उसी यूज के हिसाब से जो भी मेंबर होगी उसके ऊपर फोर्सेस एक्ट करेंगे. आइदर एक्सियल, या तो एक्सियल फोर्स होगा, बेंडिंग या तो बेंडिंग आएगी, टॉर्शन आएगा, और अ कॉम्बिनेशन देयर ऑफ, या फिर इनका किसी का भी कॉम्बिनेशन भी हो सकता है एक्सियल लोड भी साथ में आ रहा हो, बेंडिंग भी एक साथ आ रही है, हो सकता है एक्सियल और टॉर्शन दोनों एक साथ आ रहे हैं, हो सकता है बेंडिंग टॉर्शन एक साथ आ रही है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ देयर ऑफ. समझ आ गया या नहीं आ गया? तो ये जो डिपेंडिंग ऑन द ओरिएंटेशन है या फिर उसका जो स्ट्रक्चरल यूज है, उस हिसाब से हम मेंबर को डिजाइन कर रहे हैं और उस हिसाब से उसके मेंबर के ऊपर फोर्स को अप्लाइड किया जा रहा है, या सब्जेक्टेड टू द फोर्सेस है वो, ये यहां पर इसका मतलब है. ठीक है, तो उस हिसाब से हम उसको एक्सियल, बेंडिंग, टॉर्शन और कॉम्बिनेशन कुछ भी बोल सकते हैं फोर्सेस को, कि कैसा फोर्स आ रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा. क्लियर हो गया नहीं हो गया? अब बात आ गई कि ये जो मेंबर्स हैं, ठीक है, फोर्सेस हो सकते हैं, हो सकता है फोर्स एक्सियल हो, बेंडिंग हो, टॉर्शन हो या कॉम्बिनेशन भी हो. क्लियर हो गया यहाँ पर? तो ये जो पॉइंट्स थे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर. नेक्स्ट पॉइंट, अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं. these members मतलब जो एलिमेंट्स हैं, these members are connected by using rivets, bolts, pins or welds to form the structure, and the connections so formed are called joints. उनको हम क्या बोलते हैं? जॉइंट्स बोलते हैं. देखिए, अब जो भी मैं आपको ऊपर जो मैंने आपको यहाँ पर ये जो मैंने आपको मेंबर्स बताए हैं, डिपेंडिंग ऑन जो मेंबर्स मैंने आपको बताए हैं, अब इन मेंबर्स को हम जॉइंट कैसे करते हैं? दीज मेंबर्स आर कनेक्टेड बाय यूजिंग रिवेट्स. या तो रिवेट्स से हमने क्या कर दिया, उनको कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया आपस में. बोल्ट से, पिंस वगैरह हो सकती हैं, या वेल्डिंग कर दी. टू फॉर्म द स्ट्रक्चर, क्या फॉर्म करने के लिए? स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए. जब तक हम मेंबर्स को आपस में जॉइंट नहीं करेंगे, आपस में कनेक्ट नहीं करेंगे, तो स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होगा? और जो भी वो कनेक्शन होता है उसको हम क्या बोल देते हैं? जॉइंट्स बोल देते हैं. क्या बोलते हैं? जॉइंट्स, जो हम कनेक्शन दे रहे हैं. अब आपको पता होना चाहिए कि रिवेट्स आज के टाइम में यूज नहीं होता. इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी रिवेट्स आर नॉट यूज्ड. पिन्स हम ज़्यादा यूज नहीं करते, कहीं कहीं यूज करते हैं. मेनली हमारा बोल्ट और वेल्ड्स का काम होता है. वेल्डिंग हम यूज करते हैं, नो डाउट, आपको पता भी है, और बोल्टिंग का भी अच्छा खासा यूज होता है. तो आगे जो भी टॉपिक आएगा आपको बता दिया जाएगा, सारी चीज़ के बारे में समझा दिया जाएगा. लेकिन आपको यहाँ पर बता दिया है बेसिक टर्म्स कि क्या क्या हम जॉइंट जो कर रहे हैं वो किसकी हेल्प से कर रहे हैं, रिवेट्स की हेल्प से, बोल्ट्स की हेल्प से. क्या चीज़ होती है ये आगे कंफर्म होंगी. ठीक है ना, आगे सारी चीज़ें क्लियर करा दी जाएंगी, क्या क्या चीज़ें हैं. क्लियर हो गया? ये चीज़ समझ आ रही होगी आपको. नेक्स्ट समझते हैं, आगे बढ़ते हैं. स्टील as a building material has been used extensively in various types of structure. आपको पता होगा कि स्टील जो है वो एक्सटेंसिवली यूज हो रहा है. कहने का मतलब यह है कि बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है स्टील की स्ट्रक्चर के लिए, और यहां पर धीरे धीरे वो बढ़ती जा रही है रिक्वायरमेंट. एंड स्टील एज ए बिल्डिंग मटेरियल हैज बीन यूज्ड एक्सटेंसिवली इन द वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर.
अब वेस्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर क्या क्या हो सकते हैं, जो भी हमारा स्केलेटन होता है किसी स्ट्रक्चर का, कोई भी मान लीजिए कोई हाई राइज बिल्डिंग है, उसका स्केलेटन है, स्केलेटन मतलब ढांचा। तो ढांचा क्या है, वो स्टील का तो ढांचा होता है। अरे भाई ढांचा जैसे हमारे शरीर में हड्डियां होती हैं, और मांस जो है वो कंक्रीट की तरह समझ लो कि जो हमारे हड्डी जो शरीर है, हड्डियों में मांस जो है वो कंक्रीट है, और जो ढांचा हड्डी जो है वो स्टील है, ऐसे समझ सकते हो। तो ऐसी अगर हमारी हाई राइज बिल्डिंग है तो उसमें ढांचा क्या है, स्टील का ही तो ढांचा होता है, उसके ऊपर फिर कंक्रीट जो होती है वो कास्टिंग कर दी जाती है उसके साथ साथ। तो यही चीज मैं बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कि ढांचे हमारे यूज हो गया, स्केलेटन यूज हो गया, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग हम यूज करते हैं। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग आपने देखी होंगी, समझा दूंगा यहाँ पर डायग्राम के तौर पे कैसे, वो आपको समझ आ जाएगा। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग झोपड़ी टाइप की जो होती हैं। ट्रांसमिशन टावर्स आपने देखे होंगे, ट्रांसमिशन टावर्स वगैरह क्या हो गए, जो इलेक्ट्रिक टावर होते हैं वो आपने देखे होंगे, जब आप जाते हो तो देखा होगा हाई टेंशन वायर्स जो होती हैं जिसके ऊपर लगी हुई ट्रांसमिशन टावर्स जो ट्रांसमिट कर रहे हैं आपकी इलेक्ट्रिसिटी को। रेलवे ब्रिजेस हो गए, ओवरहेड टैंक्स हो गए। ओवरहेड टैंक्स कई बार भाई कंक्रीट के भी होते हैं, आरसीसी के भी होते हैं, मतलब आरसीसी के आपको दिखेंगे, कहीं कहीं आपको स्टील के भी दिखेंगे, प्योर स्टील के। चिमनीज वगैरह हो गई, चिमनीज जो होती हैं यूज करते हैं चिमनी। बंकर्स वगैरह, बंकर्स जो होते हैं। क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पर एक एक्सटेंसिवली यूज किया जा रहा है आपका किसका, स्टील का। तो एग्जाम्पल के अगर मैं फॉर एग्जाम्पल बात करूं, फॉर एग्जाम्पल कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं, जो मैंने बताया वही हो गए। फॉर एग्जाम्पल इन हाई राइज बिल्डिंग, हाई राइज बिल्डिंग, हाई राइज बिल्डिंग, हाई राइज बिल्डिंग, स्केलेटन, स्केलेटन, स्केलेटन्स। और कहाँ यूज कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में यूज किया जाता है, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन टावर्स, ट्रांसमिशन टावर्स जो इलेक्ट्रिक टावर्स होते हैं बड़े बड़े आपने देखे होंगे इलेक्ट्रिक टावर्स। रेलवे ब्रिजेस, रेलवे ब्रिजेस, रेलवे ब्रिजेस। ओवरहेड टैंक्स, ओवरहेड टैंक्स। चिमनी वगैरह में यूज करते हैं, चिमनीज जो होती हैं हमारी, चिमनीज। बंकर्स में यूज करते हैं, बंकर्स जो होते हैं, बंकर्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। और कई मल्टीपल यूजेज हैं। तो यहाँ पर जनरल कंडीशंस मैंने आपको बता दी जो जनरली हम यूज कर रहे हैं। समझ आ गया नहीं आ गया। तो यहाँ पर इसका एक एक्सटेंसिवली यूज है कंक्रीट जो स्टील है आपका। अब बात आती है, ये आपको समझ आ गया होगा कि भाई इस तरीके से हम यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, जो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं यहाँ इसका बेसिकली रूल है, यूज़ है। अब फ्रेम बिल्डिंग, फ्रेम बिल्डिंग में अगर हम देखें तो फ्रेम बिल्डिंग का देखिए, मान लीजिए कोई भी आपकी फ्रेम बिल्डिंग है, कैसे हम यूज़ कर रहे हैं। मान लीजिए ये आपकी इस तरीके से जो ढांचा बता रहा था बिल्डिंग का, मान लीजिए आपका है, ये आपका फ्रेम बिल्डिंग है ये। तो ये क्या होगा आपका, ये बीम हो गया, ये क्या हो गया आपका, कॉलम हो गया, कॉलम। फ्रेम, फ्रेम्ड बिल्डिंग है ना। ऐसे इंडस्ट्रियल बिल्डिंग होती है, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग भी आपने देखी होंगी। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग कैसे है, देखिए इस तरीके से, अगर आपने देखा हो तो ये इस तरीके से होता है कुछ, ऐसा आपने देखा होगा इस तरीके से, ये ऐसे इंडस्ट्रियल बिल्डिंग हो गई इस तरीके से। ये इस तरीके से, समझ आ रहा है नहीं आ रहा, ऐसे इंडस्ट्रियल बिल्डिंग आपने देखी होंगी। इसमें मान लीजिए ये आपका जो ये रिज हो गया, इसको क्या बोलते हैं, रिज, रिज स्ट्रट भी बोल देते हैं, रिज पर्लिन भी बोल देते हैं, कोई कोई स्ट्रट और पर्लिन कुछ भी बोल सकते हो। रिज पर्लिन जो सबसे ऊपर है आपका टॉप मोस्ट पॉइंट, टॉप मोस्ट पर्लिन, ये आपके पर्लिन हो गए। पर्लिन क्या है, मान लीजिए ये इस तरीके से आपने देखोगे पर्लिन्स होते हैं इस तरीके से, पर्लिन, ये पर्लिन हो गए, पर्लिन्स। इसमें आपने ये देखा होगा, ये क्या होता है, ये राफ्टर कहलाता है, राफ्टर, इसको राफ्टर बोल दिया जाता है। ये साइड ब्रेसिंग होती है, साइड ब्रेसिंग, साइड ब्रेसिंग आगे आएगा ये सब आपका रूफ वगैरह में, ठीक है ना। यहाँ पर बस जनरली आपको बता दी ये कौन सी है, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग हो गई, आपने देखी भी होगी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, आप फिगर देख के आप समझ गए होंगे इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, ठीक है। तो जनरल आपको मैंने बता दिया, ये भी यहाँ का पार्ट नहीं है, लेकिन आपको मीनिंग का जो मैंने आपको लिखा है थ्योरेटिकल उसका मतलब समझा दिया। ऐसी चिमनी वगैरह हो गई या वाटर टैंक हो गई, ये सब आपने ऑलरेडी देखे हुए हैं, ठीक है। समझाने के तौर पे मैंने आपको ये बता दिया कि क्या क्या चीज़ें हैं। अब बात आती है कि कौन कौन सी
ये जो चीज़ें हैं ये तो इंट्रोडक्शन मैंने आपको मेन पॉइंट्स इसका बता दी, यूज़ आपको मैंने बता दिया। अब बेसिक इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है स्टील की जो हम यूज़ करते हैं, वो अब हमारा फंडा आएगा आगे, ठीक है। लेकिन ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर अभी आज के लिए इतना ही काफ़ी है, सफिशिएंट है। थैंक यू सो मच।